हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है हमारा डे नंबर 12 ऑफ आवर एनसीईआरटी सीरीज़। क्लास सेवन्थ की हिस्ट्री एनसीईआरटी हम कवर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आने वाले आपके टीचिंग एग्जाम्स लाइक सीटेट, यूपीटेट, आप किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये प्लेलिस्ट आपको बहुत हेल्प करने वाली है। एनसीईआरटी का बच्चों को फोबिया यूजुअली रहता है कि हम लोगों ने एनसीईआरटी नहीं की तो हमारा पेपर कैसे होगा। तो उसका सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। चैप्टर वाइज हम एनसीईआरटीज को कवर कर रहे हैं। क्लास 6 की एनसीईआरटी ऑलरेडी कवर हो चुकी है, चैनल पर आप देख सकते हैं। उसके अलावा भी सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंग्लिश को कैसे हैंडल करें, आपका चैनल पर पड़ा हुआ है, तो आप जाकर के ज़रूर देखेंगे। उसके अलावा भी बीएड के नोट्स, एमएड के नोट्स भी चैनल पर पड़े हुए हैं। ठीक है, शुरू करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले जो नए बच्चे हैं उनके लिए मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है काजल, मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर और मैंने क्वालिफाई किया है यूजीसी नेट, सीटेट एंड यूपीटेट। शुरू करेंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ द मुगल्स। क्यों पढ़ रहे हैं मुगल्स के बारे में, 16वीं और 17वीं शताब्दी, 16-17 सेंचुरी के बारे में? क्योंकि मुगल्स ने इंडिया के अंदर जो एक एम्पायर बनाया था वो वाकई देखने लायक है। ऐसा कहा जाता है, इवन ऐसा है कि मुगल्स ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरा का पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो था उसको रूल किया था। ठीक है, इसीलिए हमें मुगल्स को पढ़ना है। मुगल्स ने कितने स्ट्रक्चर्स बनाए हमने ये भी देखा, और हम यूजुअली देखते भी हैं मुगल्स ने स्ट्रक्चर बनाए, वहाँ से आज हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अपनी स्पीच भी देते हैं। तो मुगल्स इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो रूलिंग एज लार्ज टेरिटरी ऑफ एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भाई जितना डाइवर्स हमारा इंडिया है उसको रूल करना इज़ टफ। और मिडिल एजेस में तो ये बहुत टफ था, है ना। मिडिल एजेस क्यों कह रही हूँ, मेडिवल इंडिया की बात है, क्योंकि हम मुगल्स की बात कर रहे हैं। जो प्रेडिसेसर्स थे, मतलब मुग़ल से पहले वाले जो राजा थे, उन्होंने भी एम्पायर बनाया, है ना। और उन्होंने भी काफ़ी अच्छा एम्पायर बनाया, लेकिन जो मुग़ल्स ने बनाया उसके बराबर कोई नहीं बना पाया। कि जैसे हम देखते हैं कि जो मुग़ल्स हैं लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी से अगर मैं बात करूं, तो इन्होंने अपना जो किंगडम है ना वो आगरा से दिल्ली तक पूरा बना दिया था, और कहा जाता है कि पूरा का पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन्होंने कवर कर रखा था। इन्होंने काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन में बनवाए, आइडियाज़ जो हैं गवर्नेंस का वो लाए, है ना। और इवन जब मुगल्स चले गए तो उनकी जो पॉलिटिकल लिगेसी थी वो आने वाले रूलर्स ने भी एक्सेप्ट की थी, है ना। और आज भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, वो इंडिपेंडेंस डे पे रेड फोर्ट जो है दिल्ली में, वहाँ से क्या है अपनी स्पीच देते हैं, है ना। रेजिडेंस ऑफ द मुगल एम्पायर, रेड फोर्ट में वो रहते थे, और वहाँ से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपनी स्पीच देते हैं। सो दिस इज़ रेड फोर्ट। ठीक है, तो हु वर द मुगल्स। अब सबसे पहला सवाल हमारा यही आता है कि मुगल्स आखिर थे कौन। तो मुगल्स जो हैं, दो डिसेंडेंट इनके बात हैं। डिसेंडेंट मतलब कौन इनके मतलब इनके लीनिएज कौन थे। ठीक है, जैसे मदर साइड से अगर हम बात करें इनकी, एक सेकेंड, हाँ। तो मदर साइड से अगर मैं बात करूं इनकी, तो मुगल्स जो हैं दो ग्रेट लीनिएज के थे। जैसे कि मदर साइड मतलब जो मुगल्स थी उनके मदर साइड से ये चंगेज़ खान के डिसेंडेंट थे, मतलब चंगेज़ खान की यहाँ से आते थे, है ना। कौन था चंगेज़ खान? मंगोल का रूलर था, है ना। हम आपको याद हो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि मंगोल जो है इन्वेजन कर रहे थे इंडिया में बार बार, और इसी वजह से जो दिल्ली सल्तनत थी उन लोगों ने बड़ी आर्मी इंडिया में खड़ी की थी, है ना। और फादर की साइड से अगर मैं कहूँ तो ये लोग तैमूर के जो है वो डिसेंडेंट थे, है ना। तो द रूलर ऑफ ईरान इराक टर्की, जो ईरान इराक टर्की थे वहाँ से डिसेंडेंट थे। तो दो बात सीटेट की आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है। पहला तो यही बनता है कि मदर साइड से किसके डिसेंडेंट थे, तो चंगेज़ खान के। चंगेज़ खान, दूसरा क्वेश्चन, चंगेज़ खान कौन सा रूलर था? मंगोल रूलर था। फादर साइड से कहाँ से आते हैं? तैमूर के डिसेंडेंट थे, है ना। और कहाँ से आते हैं? टर्की से आते हैं। ठीक है, जो आपके मुगल्स हैं वो यूजुअली नहीं चाहते कि उनको मुगल्स कहा जाए, जैसे कि मंगोल या मुगल्स कहा जाए। क्यों? क्योंकि जो चंगेज़ खान की मेमोरी है ना, लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा कि चंगेज़ खान बहुत सारे लोगों को मार रहा था। तो चंगेज़ खान की जो एक मेमोरी है वो यही है कि उसने इननंबरेबल पीपल को मारा। इसीलिए जो मुगल्स थे वो ये नहीं चाहते थे कि उनको मंगोल्स या मुगल्स कहा जाए, है ना। इट वॉज ऑल्सो लिंक्ड विद द उज़्बेक्स, देयर मंगोल कॉम्पिटिटर्स। ऑन द अदर हैंड द मुगल्स वर प्राउड। और लेकिन दूसरी तरफ जो तैमूर के इन्वेजन थे, मतलब जो तैमूर के एंसेस्ट्री थे, उनसे ये लोग काफ़ी इंस्पायर होते थे, प्राउड होते थे। क्यों? क्योंकि
उनके ही एंसेस्टर ने जो दिल्ली है 1398 के अंदर जो है दिल्ली को कैप्चर किया था। तो वो अपने आप को तैमूरियन ज़्यादा मानते हैं, चंगेज़ खान के डिसेंडेंट मानने में उनको शर्म आती है। ठीक है, तो मुग़ल मिलिट्री कैंपेन्स। बाबर जो फर्स्ट मुगल एम्प्रर है सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगना इन 1494 व्हेन ही वाज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड। तो बाबर जो है पहला मुगल एम्प्रर कौन था? बाबर था। कितने साल रूल किया? 4 साल रूल किया। सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगना इन 1494 व्हेन ही वाज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो बाबर जो था पहला मुगल एम्प्रर था। इसने जो है थ्रोन जो गद्दी है वो संभाली 1494 में। सिर्फ वो 12 साल का था तभी उसने गद्दी संभाल ली थी। कहाँ? फरगना में। ठीक है, लेकिन जो बाबर है उसको फोर्स कर दिया गया कि आप यहाँ से भागिए। होता है ना कि लड़ाई हो जाती है और वहाँ से भगा देते हैं। क्यों? क्योंकि जो मंगोल था, मंगोल का एक और ग्रुप था, एक सिर्फ इनका ही ग्रुप तो नहीं था, जो कि उज़्बेक्स थे। उन लोगों ने इनके ऊपर इन्वेजन कर दिया था, मतलब इनके ऊपर अटैक बोल दिया था। इसीलिए बाबर फोर्स टू लीव हिज एंसेस्ट्रल थ्रोन। इसीलिए बाबर को फरगना जो है वो छोड़ना पड़ा था। तो बाबर फरगना याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। आफ्टर ईयर्स ऑफ वॉन्डरिंग ही सीज्ड काबुल। बहुत दिन वो घूमा, यहाँ वहाँ घूमा, लेकिन उसके बाद सबसे पहले इसने काबुल को सीज़ किया 1504 में। 1526 में इसने सुल्तान ऑफ दिल्ली इसको हराया। इब्राहिम लोदी को, जो कि इब्राहिम लोदी सुल्तान था उस वक्त दिल्ली पे, दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है, उससे लड़ाई हो रही है। जब ये आ रहा है उस वक्त दिल्ली में कौन है? दिल्ली सुल्तान है ना। तो इब्राहिम लोदी से ये लड़ाई करता है। कहाँ करता है? पानीपत में करता है, और दिल्ली और आगरा को सीज़ कर लेता है, इनको कैप्चर कर लेता है। अब मुझे यहाँ से एक क्वेश्चन बताओ, इन्होंने नहीं लिखा कि ये जो लड़ाई हुई थी इसका नाम क्या था? जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो लड़ाई हुई थी पानीपत में, इसका नाम क्या था? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो इसको। ठीक है, देन वी हैव, ये हमें एरियाज़ हैं जो कि अकबर और औरंगज़ेब ने कहाँ कहाँ अपने मिलिट्री एक्सपेडिशंस लाए थे। ठीक है, मुग़ल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन। अब मुग़ल्स के यहाँ पे और क्या था सक्सेशन में? मुग़ल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूलर ऑफ प्राइमोजेनिचर वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर्स स्टेट। प्राइमोजेनिचर, एक क्वेश्चन यहाँ से सीधा सीधा बनता है कि प्राइमोजेनिचर क्या होता है? प्राइमोजेनिचर होता है कि जैसे राजा है उसका बड़ा बेटा ही राजा बनता है, इसे प्राइमोजेनिचर कहते हैं। तो मुगल्स के यहाँ पर जो प्राइमोजेनिचर था वो नहीं था, इनहेरिटेंस नहीं थी वहाँ पर, है ना। तो उसके अलावा ये लोग क्या करते थे कि ये लोग जो मुगल्स जो हैं अपने तैमूर वाली जो टाइम से जो चल रही थी उसको फॉलो करते थे। वहाँ पे क्या था, ये सारे बेटों के बीच में अपनी इनहेरिटेंस, अपने जितनी भी संपत्ति होती थी अपने सारे बेटों के बीच में ये लोग बांट देते थे, है ना। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, पहला तो हमने बता दिया कि प्राइमोजेनिचर क्या होता है, दूसरा क्या मुगल्स हेरिडिटरी पोजीशन को फॉलो करते थे? तो नो, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, देन मुग़ल रिलेशंस विद अदर रूलर्स। अब मुग़ल का रिलेशन और इंडिया में जो रूलर्स हैं उनके साथ कैसा था? मुग़ल रूलर्स कैंपेन्ड कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट रूलर्स हु रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट देयर ऑथोरिटी। तो मुग़ल्स जो हैं वो एक दूसरे से ज़रूर लड़ते रहे, मतलब जो भी और राजा थे उनसे इनकी लड़ाई चलती ही रही। क्यों? क्योंकि हर किसी को अथॉरिटी चाहिए। लेकिन जैसे ही मुग़ल्स जो हैं पावरफुल इंडिया में बनते हैं और रूलर्स अब इनको अपनी मर्ज़ी से ज्वाइन करने लग जाते हैं, है ना। और राजपूत इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। राजपूत्स ने सर्व किया इनके अंडर में, है ना। तो बहुत सारे राजपूत्स ने अपनी बेटियों की शादी की मुग़ल फैमिलीज़ में और रिसीव की हाई पोजीशन। लेकिन कुछ राजपूत जो हैं वो उन्होंने इनको रेजिस्ट भी किया था, जो कि आपके राणा सांगा का यहाँ पे जिक्र आता है कि राणा सांगा ने बहुत दिन तक कोशिश की थी कि वो किसी के अंडर में ना आए, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा हमें मुग़ल मैरिजेस विद राजपूत का एग्जाम्पल लिखा है कि जहांगीर की जो मदर थी वो कछवाहा की प्रिंसेस थी, है ना, आमेर की प्रिंसेस थी वो, और जो शाहजहाँ की मदर थी वो भी मारवाड़ के जो राजा थे उनकी बेटी थी। तो मुग़ल्स जो हैं अपनी बेटियों की शादी भी कर देते थे मुग़ल से। सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़, है ना, जो सिसोदियाज थे राजपूत जो थे मेवाड़ के, इन्होंने भी मुग़ल अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने में बहुत देरी की, है ना। एक बार वो हार गए वो, लेकिन मुग़ल्स जो थे उन्होंने काफ़ी अच्छे से जो सिसोदिया राजपूत थे इनको ट्रीट किया। ऐसा नहीं था बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया, बहुत अच्छे से इनको ट्रीट किया। उनकी जो ज़मीन थी उसको वापस दिया, उनकी वतन जागीर जो थी वो सब वापस दे दिया, है ना। तो
एक ये बहुत बड़ा रीज़न है, केयरफुल जो बैलेंस मुगल्स ने बनाया ना, कि लोगों को हराना है लेकिन ह्यूमिलेट नहीं करना है, उससे इन्होंने बहुत सारे किंगडम्स के ऊपर जो है अपना इन्फ्लुएंस बना लिया था। आप किसी को जीत सकते हैं अपनी अच्छाई से, वही चीज़ जो है मुगल्स यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। एक बहुत ही केयरफुल बैलेंस इन्होंने बनाया था कि हरा तो देना है लेकिन ह्यूमिलेट नहीं करना है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ही इन्होंने ऐसा किया, कई बार इन्होंने ऐसी चीज़ें नहीं की, बिकॉज इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कीप दिस बैलेंस ऑल द टाइम। हमेशा ये बैलेंस करना बहुत मुश्किल था, है ना। मनसबदार्स और जागीरदार्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे जैसे एम्पायर एक्सपेंड हुआ डिफरेंट रीजन्स में, तो अब मुगल्स को ज़रूरत पड़ी कि अब हमें लोग जो हैं वो रिक्रूट करने पड़ेंगे अलग अलग पोजीशन पे, है ना। फ्रॉम अ स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ टर्किश नोबल्स दे एक्सपेंडेड टू इंक्लूड इरानियंस, इंडियन मुस्लिम्स, अफगान्स, मराठास एंड अदर ग्रुप्स। ठीक है, तो पहले सिर्फ टर्किश नोबल्स को ये लोग इंक्लूड करते थे अपने यहाँ पे, लेकिन अब ये ईरान के लोगों को, इंडियन मुस्लिम्स को, अफगान्स को, मराठास को ये लोग ज्वाइन करने लगे थे। और जो भी मुगल सर्विस को ज्वाइन करता था उसे मनसबदार कहा जाता था। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, मनसबदार क्या होते, कौन होते थे? तो कौन थे जो मुगल की सर्विसेज को ज्वाइन करते थे। ठीक है, द टर्म मनसबदार रेफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ मनसब मीनिंग अ पोजीशन और रैंक। ठीक है, मनसब क्या होता है, क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो मनसबदार वो होता था, मनसबदार वो आदमी होता था जो कि मनसब होल्ड करता था। मनसब क्या होता है, कोई पोजीशन, जैसे आपकी क्लास, आपकी रैंक क्या है, 5th रैंक है, 6th रैंक है ना। तो ऐसे ही रैंक्स जो थी वो इन्होंने बना रखी थी मुगल्स ने, और उसे मनसब कहा जाता था। ठीक है, तो मनसबदार कौन होते थे, मनसब कौन होते थे, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। ठीक है, इट वॉज अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज बाय द मुस्लिम मुगल्स टू फिक्स। ये एक बहुत ही ग्रेडिंग सिस्टम था, जिससे कि मुगल्स से क्या चीज़ देखते थे, रैंक के थ्रू क्या देखते थे कि सैलरी कितनी देनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी देनी है ना। और जो रैंक और सैलरी है ना, वो एक और तरीके से डिटरमाइन की जाती थी, उसे कहते थे ज़ात। जितनी ज़्यादा हाई उनकी ज़ात होगी उतना ही प्रेस्टिजियस जो है वो नोबल की पोजीशन होगी कोर्ट में। मतलब उसकी, किसी की ज़ात हाई है तो उसकी पोजीशन मान लो 2 है, किसी की ज़ात कम है उसकी पोजीशन 3 है, तो हायर द ज़ात मोर प्रेस्टिजियस वो होगा। अब आती है क्वेश्चन भाई कि ज़ात क्या होती है। तो देखो, नोबल्स विद अ ज़ात ऑफ 5000 रैंकिंग वर रैंक्ड हायर देन दोज ऑफ 1000। ठीक है, जो नोबल्स होते थे जिनकी 5000 ज़ात होती थी, वो ज़्यादा ऊपर होते थे जिनकी 1000 होती थी, है ना। और अकबर के टाइम पे हमें 29 मनसबदार हमें देखने को मिलते हैं जिनकी 5000 ज़ात होती है। ठीक है, इसको पढ़ लेंगे हम। द मनसबदार्स मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ सवार और कैवलरी मैन। जो मनसबदार होते थे, हमें पता है कि उनकी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए उन्हें दिया जाता था, तो इसीलिए उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो मेंटेन करें कुछ नंबर के सवार और कैवलरी मैन, है ना। और मनसबदार जो है इन कैवलरी मैन को लाते थे, किस लिए लाते थे, वो रिव्यू करते थे, रजिस्टर करते थे उनको, उनके हॉर्स को ब्रांड देते थे, ब्रांडिंग करते थे उसकी, है ना। एंड देन रिसीव्ड मनी टू पे देम एज सैलरी। मनसबदार्स रिसीव्ड देयर सैलरी एज रेवेन्यू असाइनमेंट्स। जो मनसबदार थे उनको सैलरी कैसे मिलती थी, रेवेन्यू असाइनमेंट, उन्हें रेवेन्यू प्रोवाइड किया जाता था, जिसे हम जागीर कहते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जागीर क्या होते हैं। जागीर जो है इक्ता सिस्टम की तरह ही होता है ना। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे अलग थी, अनलाइक मुक्ति, मोस्ट मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन एनी एडमिनिस्टर देयर जागीर्स। मनसबदार जो होते थे ना, वो अपनी जागीर वाले एरिया में नहीं रहते थे, वो कहीं और रहते थे, और जागीर उनकी कहीं और होती थी, है ना। तो इनका क्या था, ये इनके पास सिर्फ राइट होता था कि वो अपने असाइनमेंट्स का जो है वो राइट, जो रेवेन्यू है सिर्फ वही कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अकबर की राइन के टाइम पे दीज जागीर्स वर केयरफुली असेस्ड। अकबर का जो जब टाइम था, तो इनकी जागीर जो थी वो बहुत ही केयरफुली असेस की जाती थी, जिससे कि जो रेवेन्यू है वो इक्वल टू द सैलरी ऑफ द मनसबदार हो। बाय औरंगज़ेब, अकबर के टाइम पे ये था, लेकिन औरंगज़ेब की राइन के साथ ये अब ऐसा केस हमें देखने को नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्ट होता था ना, वो ग्रांटेड सम से काफ़ी कम होता था। देयर वॉज ऑल्सो अ ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार्स। हम लोग देखते हैं इस टाइम पे कि जो मनसबदार हैं वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हो गए हैं, मतलब कि विच मेंट अ लॉन्ग वेट बिफोर दे रिसीव्ड अ जागीर। दीज एंड अदर फैक्टर्स, और इसी वजह से जो है यहाँ पर हम एक शॉर्टेज
देखते हैं इन द नंबर ऑफ जागीर्स। एज अ रिजल्ट मैनी जागीरदार्स ट्राइड टू एक्सट्रैक्ट एज मच रेवेन्यू एज पॉसिबल व्हेन दे हैड अ जागीर। Aurangzeb was unable to control these development in the last years of his reign and the peasantry therefore suffered tremendously। तो जागीर ज़्यादा देनी पड़ रही है, लोग इतना है नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे जो है हम डेवलपमेंट औरंगज़ेब के टाइम पे काफ़ी कम हम देख रहे हैं। ठीक है, देन वी हैव जब्त एंड ज़मींदार। जब्त एंड ज़मींदार क्या होता है? जो मेन सोर्स थी ना, द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर्स वॉज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द पीजेंट्री। जो लोग पीजेंट होते थे उनसे टैक्स कमा कर ही ये लोग, इनकी जो मेन सोर्स ऑफ इनकम थी वो ये थी। बहुत सारे प्लेसेस में पीजेंट्स जो हैं वो टैक्स जो है वो थ्रू रूरल एलिट्स देते थे, दैट इज़ द हेडमैन और द लोकल चीफ्टन। द मुगल्स यूज्ड वन टर्म जमींदार्स टू डिस्क्राइब ऑल इंटरमीडियरीज व्हेन दे वर लोकल हेडमैन ऑफ विलेजेस और पावरफुल चीफ्टन्स। तो मतलब यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि जो टैक्स है वो कलेक्ट किया जाता था, किसके थ्रू टैक्स कलेक्ट किया जाता था? जो विलेज का हेडमैन होता था उसके थ्रू, और उसको ही ये लोग ज़मींदार कह देते थे। अकबर की ना एक मिनिस्टर थे तोदरमल, और बहुत बहुत ही काबिल जो मैं कहूँ रेवेन्यू मिनिस्टर थे तोदरमल। तोदरमल का क्या था? इन्हीं का सिस्टम था जो जब्त का सिस्टम हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक जो भी एग्रीकल्चर वाले एरियाज़ थे उनका सबका सर्वे किया, आराम से बहुत बढ़िया तरीके से सर्वे किया। 10 साल का उन्होंने पूरा सर्वे किया, 1570 से 1580 के बीच का। और जो भी डेटा वहाँ से आया, मतलब कितनी क्रॉप ईल्ड आ रही है, मतलब कितनी प्रोडक्शन हो रहा है, क्या चीज़ें कैसी हैं, वो सब उन्होंने डेटा बनाया और उसी हिसाब से इन्होंने टैक्स जो है फिक्स किया। तो ऐसा नहीं था किसी पे अनवांटेड टैक्स फिक्स कर रहे हैं, पहले क्रॉप को समझा और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो है टैक्स को फिक्स किया। और जो हर प्रोविंस थी, जैसे कि एक स्टेट है और हर स्टेट को रेवेन्यू सर्किल के अंदर डिवाइड किया, जहाँ पे सबका अपना शेड्यूल था, रेवेन्यू रेट्स थे अपने इंडिविजुअल क्रॉप के, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम था जहाँ पे जो है एक स्पेसिफिक हम देख रहे हैं कि एक तरीके का ये लोग टैक्स लगा रहे हैं, और इसी रेवेन्यू सिस्टम को हम क्या कह रहे हैं? जब्त कह रहे हैं, है ना। लेकिन ये किस एरिया में ज़्यादा प्रेवलेंट हुआ? किस एरिया में? जहाँ पे सर्वे करना इजी था। जहाँ सर्वे करना इजी नहीं था वहाँ पर ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहा। तो जहाँ वो कौन सी जगह थी जहाँ पे सर्वे पॉसिबल नहीं था? तो वो था गुजरात और बंगाल। ठीक है, अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन क्या बनता है कि जब्त क्या होता है? ठीक है, अब चलेंगे आगे। तो कुछ एरियाज़ में ज़मींदार जो हैं, भाई ज़मींदार हमेशा से बड़े ही इंपॉर्टेंट रहे हैं, तो बड़ा ग्रेट डील ऑफ पावर इन्होंने एक्सरसाइज की है। द एक्सप्लॉयटेशन बाय मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स को ड्राइव देम टू रिबेलियन। ठीक है, जब जब भी किसी का एक्सप्लॉयटेशन होता है, किसी को भी ज़रूरत से ज़्यादा दबाया जाता है, तो वो ज़रूर रिबेलियन करता है, ज़रूर रिबेल करता है। और ऐसा ही हमें यहाँ देखने को मिलता है, जब जब मुग़ल एडमिनिस्ट्रेटर्स ने कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लॉइट किया इन ज़मींदार को, तो वो लोग एज अ रिबेलियन निकल आ जाते थे, इनके अगेंस्ट में रिवोल्ट कर देते थे। ठीक है, समटाइम्स ज़मींदार्स और पीजेंट जो है, कभी कभी ऐसा भी होता था कि ज़मींदार और पीजेंट एक साथ आ जाते थे मुग़ल अथॉरिटी के अगेंस्ट पे, है ना। ये जो रिवोल्ट होता है ना, जब भी आम आदमी का रिवोल्ट होता है वो हमेशा एम्पायर की नींव को हिला देता है। और ऐसा ही हम यहाँ भी देखते हैं कि जब भी ये पीजेंट रिवोल्ट हुए, इन्होंने मुग़ल एम्पायर की जो स्टेबिलिटी है उसको पूरा का पूरा हिला दिया था। ठीक है, अब आते हैं अकबरनामा और N.A. अकबरी। अकबर जो है ऑर्डर्ड वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड एंड कोर्टियर अबुल फजल टू राइट अ हिस्ट्री ऑफ हिज राइन। ठीक है, तो अबुल फजल ने कौन सी बुक लिखी? इन्होंने एक 3 वॉल्यूम हिस्ट्री लिखी अकबर की, जिसका नाम था अकबरनामा। याद रखिएगा, बुक का नाम पूछते हैं। अबुल फजल ने कौन सी लिखी? अकबरनामा, है ना। फर्स्ट वॉल्यूम के अंदर जो इसके 3 वॉल्यूम थे, मतलब 3 पार्ट्स में आई, तो पहले वॉल्यूम में अकबर के एंसेस्टर के बारे में, अकबर के पूर्वजों के बारे में लिखा। दूसरे वॉल्यूम के अंदर इन्होंने अकबर के टाइम पे क्या क्या चीज़ें हुई उनके बारे में लिखा। और जो तीसरा वॉल्यूम था उसका नाम था N.A. अकबरी, यानी कि अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उसका घर बार की चीज़ें कैसी थी, उसकी आर्मी कैसी थी, जोग्राफ़ी कैसी थी, है ना। ये सारी चीज़ें हमें N.A. अकबरी के अंदर मिलती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको,
एक तो इसका राइटर कितने वॉल्यूम की है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर एक पर्सन है जहांगीर, और कहा जाता है कि जहांगीर जो है वो अपनी वाइफ नूर जहाँ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता था, और ऐसा कहा जाता है कि नूर जहाँ जो है वो जहांगीर के डिसीजन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती थी। ठीक है, मेहरुन्निसा लेडी हैं जो शादी करती हैं जहांगीर से 1611 में, और फिर उनको टाइटल दिया जाता है नूर जहाँ का। नूर जहाँ का एक्चुअल नाम क्या था? मेहरुन्निसा, याद रखेंगे आप। शी रिमेन्ड एक्सट्रीमली लॉयल एंड सपोर्टिव टू द मोनार्क, जहांगीर के लिए बहुत लॉयल थी। एंड एज अ मार्क ऑफ ऑनर जहांगीर स्ट्रक सिल्वर कॉइन्स बियरिंग हिज ओन टाइटल्स ऑन वन साइड। और इतना ज़्यादा यहाँ पे हमें चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि एज अ मार्क ऑफ ऑनर कि जहांगीर ने कुछ सिल्वर के कॉइन बनवाए, उस पे अपना टाइटल लिखवाया एक साइड पे, और दूसरी साइड पे लिखवाया नूर जहाँ का। तो नूर जहाँ के लिए काफ़ी ज़्यादा डिवोटेड थे, है ना। उसके अलावा हमें यहाँ पे एक फरमान जो है नूर जहाँ के थ्रू मिलता है कि नूर जहाँ ने एक फरमान निकाला था, तो वहीं से हमें पता चलता है कि नूर जहाँ का जो एक इन्फ्लुएंस है जहांगीर की कोर्ट में वो बहुत ज़्यादा था। ठीक है, उसके अलावा जहांगीर जो है जो कि अकबर का बेटा है, वो अपने फादर की पॉलिसी के बारे में यहाँ पे उसने लिखा हुआ है। अब देखेंगे कि मुग़ल एम्पायर 17th सेंचुरी में और उसके बाद कैसा था, है ना। तो जो भी मिलिट्री एफिशिएंसी थी या एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी जो थी मुग़ल एम्पायर की, उससे जो मुग़ल एम्पायर है उससे इंडिया में बहुत ज़्यादा हम इकोनॉमिक और कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी देखते हैं। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जो भी आए उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ की जो वेल्थ है उसके बारे में बहुत तारीफ़ें की। लेकिन ये लोग एक चीज़ और बात कर रहे हैं जो है पोवर्टी, है ना। पोवर्टी की बात कर रहे हैं जो कि इंडिया में ऑल्सो प्रिवेलेंट है ना। और जो इनक्वलिटीज़ है वो कई इंटरनेशनल ट्रैवलर्स ने इंडिया के अंदर दिखाई है। 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी के जो हमें डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, वहाँ पे हमें पता चलता है कि हाईएस्ट रैंकिंग मनसबदार जो थे वो 445 थे मनसबदार, सभी हमने देखा, आउट ऑफ टोटल 8,000। ठीक है, तो दिस स्मॉल नंबर अ मियर 5.6% ऑफ टोटल मनसबदार रिसीव्ड 61.5% ऑफ टोटल एस्टिमेट। मतलब यही है यहाँ पर कि 5.6% लोग ही इतनी सारी जो रेवेन्यू है 61.5% रेवेन्यू, तो वो ही लोग रख रहे थे। तो कितना ज़्यादा इनक्वलिटी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो मुगल एम्परर एंड देयर मनसबदार्स स्पेंट अ ग्रेट डील ऑफ देयर इनकम ऑन सैलरीज एंड गुड्स। तो मुगल एम्परर जो थे, मनसबदार जो थे, वो अपनी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा जो है सैलरीज़ पे, गुड्स पे, इन सब चीज़ों पे खर्च करते थे। और इससे क्या होता था, जो आर्टिजन्स होते थे, पीजेंट होते थे, इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता था। ठीक है, बट द स्केल ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन लेफ्ट वेरी लिटिल फॉर इन्वेस्टमेंट इन द हैंड्स ऑफ द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, द पीजेंट एंड द आर्टिजन। लेकिन जो रेवेन्यू सिस्टम था उससे क्या है कि भाई आप लोगों ने कमाया, आपने उनसे रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया, तो उनके पास बचा कम, और तो वो इन्वेस्ट कहाँ करें, तो वही चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। द पुअरेस्ट अमंग देम लिव्ड फ्रॉम हैंड टू माउथ एंड दे कुड हार्डली कंसिडर इन्वेस्टिंग इन एडिशनल रिसोर्सेज। जो भी पुअरेस्ट था ना, उसके पास सिर्फ उतना ही कमा रहा था वो कि वो आज कमा ले, खा ले, और कल उसे फिर से कमाना है। तो कोई एडिशनल रिसोर्स उनके पास हमें देखने को नहीं मिलती हैं। जो वेल्दियर पीजेंट्री, आर्टिजनल ग्रुप्स, मर्चेंट, बैंकर्स जो थे, उनको भी प्रॉफिट यहाँ पर इकोनॉमिक वर्ल्ड में देखने को मिल रहा था। ठीक है, उसके अलावा जो भी वेल्दी रहा, जैसे ही उसको ऐसा लगा कि जो सरकार है, जो राजा है, वो वीक हो रहा है, वो क्या करेगा, वो रिवोल्ट कर देगा। और यहीं पर हमने देखा कि जैसे जैसे मुग़ल एम्परर जो है वो डिक्लाइन हो रहा है, उसके जो सर्वेंट्स थे वो एक जो है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करते हैं, और इसी तरह से हम देखते हैं कि हैदराबाद, अवध, ये सब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। एक नए डायनेस्टी जो है ये लोग बना देते हैं। ऑल्दो दे कंटिन्यू टू रिकॉग्नाइज द मुग़ल एम्परर, नो डाउट इन्होंने हैदराबाद, अवध, ये सारी चीज़ें बनाई, लेकिन फिर भी ये लोग मुग़ल को अपने से ऊपर मान रहे थे, मुग़ल राजा को। आपको अगर पता हो 1857 का रिवोल्ट हुआ था, तो लोग गए थे बहादुर शाह जफ़र के पास और उनसे कहा था कि आप हमारा हेड बनिए, है ना। तो ये था इस चैप्टर के अंदर, इससे ज़्यादा इसमें है नहीं। मुग़ल्स के बारे में हमने पढ़ा, कैसा सिस्टम था उनका, क्या था, और डिक्लाइन हुआ।
है ना। बहुत कुछ एनसीईआरटी के अंदर हमारे यहाँ नहीं दे रखा। तो अभी आपको लग रहा होगा कि मैम और कुछ क्यों नहीं पढ़ा रही, मेरा फोकस यहाँ पे एनसीईआरटी है कि एनसीईआरटी से क्या क्वेश्चन आ सकता है वो मैं आपको बता रही हूँ। बिटवीन द लाइंस चीज़ें बता रही हूँ कि क्या चीज़ें यहाँ से और आ सकती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर। आई होप आपको ये पसंद आ रहा होगा। कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए और मुझे बताइए। ठीक है, तब तक के लिए